पिछले साल मैं मार्च की 20 तारीख को सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात किया था। उसमें तकरीबन 25 उलमाए किराम हम लोग उनसे मिलने के लिए गए हुए थे। उसकी कुछ इस तरह से तस्वीर है सर। जी, वज़ीर आज़म ने हम लोगों को तकरीबन 2 घंटा 17 मिनट वक्त दिया, जिसमें मौलाना मुफ्ती साहब किबला भी मौजूद थे। साथ मुद्दा था NRC और CA NPR वगैरह को लेकर के। देश का माहौल लोगों ने बहुत ख़राब कर दिया था। हम लोगों को फिक्र हुई कि हम लोगों से लोग पूछते थे, चूँकि हम लोग भाजपा में रहते हैं, इसलिए क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते थे कि मुसलमानों को बर्बाद करने का कानून है, कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे ख़तरनाक साजिश रची जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से समय लिए और हम लोग गए मुलाकात करने के लिए। मुलाकात हुई हम लोगों की 2 घंटा 17 मिनट जो बातें हुई, हम लोगों ने अपने सारे मामलात को रखे। हमारी कौम की ऐसी ऐसी बातें हैं। बहरहाल उन्होंने सुना और बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने हम लोगों को जवाब दिया और संजीदा और तसल्ली बख्श जवाब दिया, जिससे हम लोग मुतमईन हुए। और आने के बाद 20 तारीख को चूँकि हम लोग मुलाकात की और 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। फिर भी हम लोगों ने पूरे तरीके से जहाँ तक हो सका पूरी टीम को लेकर कोशिश करते रहे कि NPR NRC वगैरह जो भी कानून बने हैं वो दुश्मनी के लिए नहीं बल्कि देश के हित में बने हैं। हमने कोशिश किया। तो उसी दरमियान में जब हम लोग बैठे हुए थे तो हमने उनकी बातों को सुन करके हम इतना मुतासिर हुए कि हमने उसी टाइम कहा, सर हम आपके लिए किताब लिखना चाहते हैं आपकी जीवनी पर, कि जो हम लोगों को बताएं। तो बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए। तो फिर हमने आपके लिए वज़ीर आज़म के लिए किताब लिखना शुरू किया। फिर हम जब उर्दू और हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट तीनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लगभग पूरी हो चुकी है वो किताब। चूँकि मैंने सियासत की बहुत नज़दीकी से आपके साथ रह करके सीखा है, तो मेरे जहन में बार बार ये बात पैदा होती थी कि मैं क्यों ना आपसे इस मुताल्लिक मुलाकात करूं और बातें करूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए, ताकि हम किताब में उसको बहुत सही ढंग से डाल सकें और लोगों को सही बात पहुंचा सकें। तो बातें तो इतनी अधिक हैं कि अगर उसे किया जाएगा तो फिर उसके लिए समय आप पर्याप्त बेशक, और हमेशा दिन भी बीत जाएंगे। कुछ मोटे तौर से कुछ बातें जो उनके देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता रहा हूँ बहुत लंबे अरसे तक। तो लगभग 2 दशक से, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो, धारा 370 हो, सिटीजनशिप एक्ट हो, काले धन पर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, और ये बहस वर्षों से चलता आ रहा है। मतलब किस चीज़ को कैसे होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर का विषय हो, कोई ऐसा शाम का हर हफ्ते डिबेट ना होता था। ये 4-5 चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा था, एक सहमति बना करके। चाहे फार्मर्स बिल, ये सब एक ऐसा है जो आने वाले पीढ़ियों के लिए जो हम लोग इसको इस्तेमाल करके देश की प्रगति में जो रोक लगाते थे वो अब मुद्दे नहीं। अब कोई टेलीविज़न पर इन विषयों पर चर्चा नहीं करता है और पीढ़ी आगे बढ़ चुका है। तो राहत मिल गई वैसे विषयों का जिसका एक बार, और वो सहमति का निदान था। ये निदान एक तरफा नहीं था। अगर सहमति का निदान नहीं होता तो देश, लोकतंत्र है, भुचाल हो जाता। तो सहमति के निदान पर जो मुद्दे पिछले 70 वर्ष से देश को आंदोलित कर रहे थे, विभाजित कर रहे थे, बांट रहे थे या प्रगति के कार्य पर रोक बना हुआ था, उन सब बिंदुओं को उन्होंने निपटारा कर दिया। कुछ लोग सहमत हो सकते नहीं, असहमत भी हो सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। और लेकिन आज तक जो परिणाम है वो सही दिशा में दिख रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी कोई निर्णय क्षणिक नहीं किया या एक वर्ष या एक चुनाव से, उन्होंने देश के लिए किया और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो मैं कह रहा हूँ इसको समझने के लिए आज विश्लेषण नहीं होगा,
आज से 1 दशक बाद, 2 दशक बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो कैसे एक व्यक्ति ने 70 साल के कई मुद्दों को एक कार्यकाल में समाप्त कर दिया, वो एक बड़ा। कई और बड़े चर्चा करना मेरा उचित नहीं होगा, मुझे लगता है वो अपने संज्ञान में अभी किताब निकलेंगे। मैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में और बाकी सब राजनीतिक विषयों के बारे में नहीं जाऊँगा, लेकिन सोच दूरगामी है, थोड़ा सा पीड़ा उत्पन्न कर सकता है क्षणिक रूप से, क्योंकि लोग देश में समाज को बांट करके राजनीति करने का इतिहास बना रखा है। और भारतीय जनता पार्टी की, और मैं तो संघ के लोगों के साथ भी बैठता हूँ, भाजपा के भीतर भी बहुत लंबे अरसे से हूँ, ये मंशा नहीं है, परंतु कुछ विषयों पर ऐसा लगता है कि अलगाववाद है। वो इसलिए हो गया मुद्दा से क्योंकि उनको लगता है कि इनके हिस्से में फलाने पार्टी ने ज़्यादा ले दिया और हमारे हिस्से को कम कर दिया, ये भी गलत था। और उसके लिए एक राजनीतिक पार्टी इस देश की जिम्मेवार रही है, जिसने देश में मानसिक रूप से बंटवारा किया कुछ नहीं किसी के लिए, लेकिन मानसिक रूप से एक बड़ा बंटवारा। हमारे तरफ भी वो गुस्सा दिखता होगा, उस बंटवारे आस्ते आस्ते वो सब एक अच्छे रास्ते पर चलता है। राणा साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और ये मोटे तौर पर सैद्धांतिक रूप से कहूँ तो उन्होंने देश को आने वाले भविष्य को विषयहीन नहीं, उन विषयों से जो देश आंदोलित होता था उससे रहित कर दिया, ताकि देश के और दुनिया के स्तर पर देश के विकास के अगले मानक स्थापित हो सके। ये मूल है, बाकी तो बहुत कुछ बातें की जा सकती। आज बहुत अच्छी चीज़ आपसे हमको मिल गई, और चूँकि आप बहुत ही नज़दीक रहते हैं प्रधानमंत्री जी की और हर सब कुछ जानते हैं, सही ढंग से आँखों से देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने आँखों से नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ही कोई मतलब आप और इमोशनल नाराज हो जाएंगे तो बिल्कुल ही नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो जाएंगे तो मैंने उनसे एक बार कहा कि आप मुझसे नाराज हो। रूडी जी, मैं किसी से नाराज नहीं होता, मैं अपना नज़र घुमा लेता हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री का नज़र घुमाना ही बहुत मायने रखता है। वो किसी से नाराज नहीं होते, बस छोड़ देते हैं। आप अगर आप उनको तंग करते हैं या सहमत नहीं है और आप पीड़ा पहुँचाते हैं तो वो सिर्फ छोड़ देते हैं आपको, वही बड़ी बात है। तो कुछ बातें उनसे होती रहती थी। एक बार मैं बैठा हुआ था, एक शिष्टमंडल आया हुआ था बगल में डिनर टेबल पर, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सवाल पूछो हो जाए। तो बोलिए, मेरा उम्र इतना 57 हो चुका है और मैं ब्लड प्रेशर का एक टैबलेट खाता हूँ, सर आप भी कुछ खाते हैं क्या? तो उन्होंने खाना कैसे रख दिया, बोले रूडी जी मुझ पर कोई खर्चा नहीं। तो कई बातें उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बार मुझे उन्होंने गुजरात का, जब वो सामान्य कार्यकर्ता थे और कच्छ में जब वो एक खान साहब या पठान साहब के बारे में बताया था कि कैसे बीएसएफ वाले उनको उस छावनी में जाने नहीं देते थे, नाम भी बताया था उस पठान का, तो उससे दोस्ती करके बीएसएफ के वो शायद दूध या कुछ पहुंचाने जाता, तो पठान के मोटरसाइकिल पर बीएसएफ वाले घुसने नहीं देते थे, वो कच्छ में घुस गए, वहाँ घूम के आए। कई बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या वो बताते रहते थे, और अगर उनके पास कोई रह के लिखे तो धरती से जुड़े हुए बहुत विषयों की उनकी जानकारी, बड़ा लंबा पॉलिटिकल अनुभव रहा है, और व्यवस्था, सिस्टम बनाना, ऑर्गेनाइज करना, मॉनिटर करना, डिलीवर करना और लोगों तक सही बातों को पहुंचाने का एक अच्छा मैकेनिज्म उन्होंने बना रखा है। बहुत ही बढ़िया, अच्छी किताब लिखे, बहुत तथ्य है। मुझे लगता है कि किताब तो फिर वॉल्यूम्स में चले जाएंगे अगर सब कुछ लिखे। सबका यूँ ही आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे सर। अब चूँकि हमारे राजनीतिक दोस्त भी हैं, मैं तो गुरु ही समझता हूँ आपको, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आपने मुझे इतना वक्त दिया जिसको मैं ज़बान और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और बहुत जल्दी ये किताब जो है, मैं इसको चाहूँगा कि इसी साल मंजर आम पर आ जाए, क्योंकि 3 जो है लैंग्वेज में है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको बहुत बहुत बधाई। कोविड में आपने कोविड के समय का उपयोग किया, कोविड में संवेदना, और आपके साथ मुफ्ती साहब भी आए हैं। मुफ्ती साहब बहुत ही चंद बातें थी जो चूँकि प्राइम मिनिस्टर की ताल्लुक से गुफ्तगू है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, मिल के अच्छा लगा आपसे। जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा, मुफ्ती साहब हम आज खुले दिल से बात करना चाहते हैं। मेरी गुफ्तगू मुसलसल सर से होती रही, प्रोटोकॉल को उन्होंने हटाया और उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो मुझे टोकिए, और अगर आप कुछ गलत कहेंगे तो मैं टोकूंगा। आज हम लोग इस तरीके से बात करें, और हम लोगों ने यूँ ही बात करना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर साहब की चंद बातें डॉक्टर साहब ने लिखी हैं और हम लोगों ने इस पर काफ़ी मेहनत की है।
काफ़ी दिनों तक आप उनके साथ रहे और अभी तक हैं, मुसलसल उनको नज़दीक से आपने देखा और समझा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये बात की थी, मैं आज उस बात को आपके साथ भी करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने प्राइम मिनिस्टर को सराहा और इतनी मोहब्बत दी कि वहाँ के जो सिविलियन अवार्ड्स थे वो सारे अवार्ड्स भी उनको दिए, जो सबसे बड़े अवार्ड सही उन्होंने। तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी कहा कि सर फिर हिंदुस्तान के मुसलमान आपसे दूर क्यों रहते हैं? ये एक गैप है क्या? इस गैप को बांटने के लिए, इस खाई को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी तदबीर नहीं होनी चाहिए जिससे कि इसको ख़त्म किया जाए? तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने आपको इसीलिए तो बुलाया है ताकि ख़त्म करें। आपका नजरिया क्या है इस सिलसिले में? देखिए, जो उन्होंने बात कहा वो सही है कि उनके मन में नहीं है। परिस्थितियाँ, कुछ पार्टी फोरम पर कुछ ऐसा दर्शन जो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, बट नहीं, सच्चाई नहीं, जो हाँ नहीं, वो व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा। तो हमारे लिए राष्ट्रवाद, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हिंदुत्व भी वहीं दिखता है, क्योंकि एक साथ ही चलाया। तो देशभक्ति, राष्ट्रवाद, व्यक्ति ने ये ऐसा नहीं, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था। उसकी एक फिलॉसफी से, जहाँ हम लोग कुछ नहीं थे, आज हम लोग देश के शासन पर हैं। तो साथ साथ इससे जुड़े लीडरशिप पर भी कुछ तबके ने उसे ऐसा प्रदर्शित करना चाहा कि अलगाववाद का स्वरूप ऐसा है। और ये कल्पना करना, मतलब प्रधानमंत्री जी भी ऐसा मानते, ये कल्पना करना कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी दुनिया में, जो मिडिल ईस्ट की इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सब आप छोड़ दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी टर्की आबादी अगर मुसलमानों की है तो भारत में, इंडोनेशिया के बाद भारत में है। और जहाँ लगभग इतनी बड़ी संख्या में, जो एक लगभग 200-250 मिलियन के बीच में जो भी आंकड़े हैं, तो इतनी बड़ी आबादी को आप कभी कैसे सोच सकते हैं कि लोकतंत्र का भाग ना बने? और तो ये बहुत, और ऐसे लोगों को ये दिखवा देना कुछ व्यवस्था में कि ये हमारे नहीं है, वो भी कितना बड़ा अभिशाप भारत के साथ। क्योंकि आपने तो तय किया कि हम भारत में ही रहेंगे, बंटवारा हुआ, बिल्कुल को जाना था, चले गए। तो और जिस लोकतंत्र में हम लोग हैं, इसमें तो संविधान इस बात को पूरी तौर से प्रोटेक्ट करता है कि हम ऐसा डिविजन ना करें। और बड़े बड़े कुर्सी पर देश के राष्ट्रपति से, वायुसेना अध्यक्ष से लेकर के, और वाइस चांसलर से लेके राष्ट्रपति से, इसलिए ये तो हम लोगों की सोच है पॉलिटिकल, जो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं देश में। और प्रधानमंत्री जी इसी के स्वरूप है। He is actually a symbolic representative of unity in the nation. He talks about countries, doesn't talk about individual or communities. very good initiative. दूसरा एक एज अ राजीव प्रताप रोटी, निकलते हाँ, एज अ राजीव प्रताप रोटी हिंदुस्तान का एक मजबूत एज अ नेता, एज अ शख्सियत में और एज अ पॉलिटिकल व्यू रखने के लिए और खुले लफ्ज़ों में सबके सामने अच्छी बातें करने वाला राजीव प्रताप रोटी प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर दो बातें कहेगा तो किन लफ्ज़ों में याद करेंगे प्राइम मिनिस्टर को आप? सबसे महत्वपूर्ण, अच्छे और बड़े इंसान हैं, और बहुत ही मतलब इमोशनल व्यक्ति हैं। और बड़ा होना बड़ा है या अच्छा होना है, मेरे नज़र में अच्छा होना है, वो अच्छे इंसान है, इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकता। दूसरी एक और बात राजीव प्रताप साहब जो मेरे जहन में आती है, मैंने बहुत सारे मिनिस्टर से मुलाकात की एज अ प्राइम मिनिस्टर, जितने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में गुजरे, जिनसे मैं मिला हूँ बज़ाते खुद, और उन्होंने मुझे दावतें दे के मुझे बार बार बुलाया भी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे उस दिन भी कहा कि मुफ्ती साहब, उनके ये वर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर के, मुफ्ती साहब दरवाज़ा हमेशा आपका, मेरा दरवाज़ा खुला है, जब चाहें आप एंट्री करके आप हमारे पास आ जाएँ। मुझे सिर्फ मैसेज देना है और मैं आ रहा हूँ, आप बता दें, मैं आ जाता, मुझसे मिलूंगा आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ राजीव प्रताप रोटी साहब, एज अ राजीव प्रताप रोटी, चूँकि वोकल इंसान है, एकदम सारी बातें दिल पर, सामने ज़बान पर बोलने वाला शख्स राजीव प्रताप रोटी, तो इस सिलसिले में अगर आपसे मैं दो बातें पूछना चाहूँ, दो बातें पूछूँगा सिर्फ दो, वो ये कि एज अ राजीव प्रताप रोटी जब आप मुल्क की तरफ निगाह डालते हैं, और हिंदू भी आपके साथ है, मुसलमान भी आपके साथ है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा होगा कि सारे मिले जुले लोग आपके साथ काम करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपने क्या सीखा? देखिए, उनसे तो सीखने का क्रम तो कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है। गंभीर हैं और
बड़ी निष्पक्षता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद के डिसिप्लिन में जीते हैं। मतलब हम लोग शायद उस हद तक उनके डिसिप्लिन को, और उनके जीवन में कोई खाली समय नहीं है जी। और शायद कोई हॉलीडे या कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो शायद असंभव है, वो ईश्वरीय देन है। और इंसान की पहचान बहुत है, तो इंसान की पहचान अनुभव के कारण भी है, और कमिटेड है उनको लाइफ में, और कोई अकाउंट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो कमिटेड है। मतलब उनको अपना एक एक चीज़ अपने जीवन, तो उतने ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति, और कभी वो जल्दी में नहीं है और अव्यवस्थित नहीं है, बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही संभले हुए, और बहुत बड़ा सोच है, मतलब शांत, बहुत बड़ा सोच है, और टीम को लेके चलने की। ये अच्छी बात। एक आखिरी बात जो मेरे जहन में आ रही है, जैसा मैं कह रहा था, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बड़े बड़े लोगों से, सबको मैंने देखा कि वो पढ़ते हुए अपनी तकरीरें करते हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, जब भी अपने भाषण को देते हैं सच तो में एक अच्छे वो statesman, इस बारे में आपके बारे वो में स्टेट्समैन है। स्टेट्समैन ऑलवेज उन लोगों की एक अपनी पहचान होती है। आप इतने सालों में बहुत सारे लोगों से आप ही मिले होंगे, क्या ऐसा व्यक्तित्व जो 50 को एक बार सुनता हो और एक साथ में सबके जवाब देता हो, इतनी याददाश्त को रखना, ये ईश्वर का देन है, असंभव है। तो यानी कुल मिलाकर के हम ये समझते हैं कि मतलब सदियों में एक ऐसा शख्स पैदा होता है, उनमें से एक दिख भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आप आए मेरे घर पर, आपका चरण यहाँ आया, बहुत बढ़िया लगा। साहब फिर मुफ्ती साहब से और आपसे साहब से मिला, और दादा साहब का ध्यान रखिएगा, ये हमारे बड़े खास हैं, पूरे तरीके और से दुबले भी हो गए। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, कुछ खाते पीते हो या नहीं? छोड़ के कुछ आइएगा। तस्वीरें ले